गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 18 स्टार्ट किया था। उसका नेम था मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में रीड कर रहे थे, जिसमें हमने कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, सोमनाथ टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, सांची स्तूप, सारनाथ पिलर के बारे में रीड किया था। आज हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। एंड इट गोट कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और इसका जो निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने। स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। द मोन्यूमेंट इज़ 72.5 मीटर हाई। ये जो मोन्यूमेंट है, ये जो इमारत बनी हुई है वो 72.5 मीटर हाई है, इतनी ऊंची है वो। एंड हैज़ 379 स्टेप्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें कितने स्टेप्स हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 379 स्टेप्स हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंड्स स्टोन। ये लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है कुतुब मीनार। द फेमस आयरन पिलर, जो कुतुब मीनार के पास में जो एक आयरन पिलर बना हुआ है, लोह स्तंभ बना हुआ है, वॉज बिल्ट बाय द गुप्त किंग चंद्रगुप्त सेकंड। उसको बनवाया किसने था? आयरन पिलर। इस कुतुब मीनार के पास ही एक आयरन पिलर बना हुआ है जो काफ़ी लगभग शताब्दियों से आज तक उस पर जंग नहीं लगा। ठीक है। तो वो जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिस पिलर इज़ ट्रूली अ मार्वल ऑफ मेटलर्जिकल स्किल। ये जो पिलर है, लोह स्तंभ, ये एक चमत्कार माना जाता है धातु कला विज्ञान का। ठीक है। बिकॉज इट हैज़ नॉट रस्टेड इवन आफ्टर सेंचुरीज, क्योंकि काफ़ी शताब्दियों के बाद आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा है। इट हैज़ नॉट रस्टेड इवन आफ्टर सेंचुरीज। इतनी सेंचुरी बीत जाने के बाद भी आज तक आयरन पिलर पर जंग नहीं लगा है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? ए मार्वल ऑफ मेटलर्जिकल स्किल। धातु कला विज्ञान में इसे एक चमत्कार माना जाता है। तो देखो, ये है कुतुब मीनार। अब देखो, रेड फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे लाल किला। रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। रेड फोर्ट यानी लाल किला भी कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ। इसे मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1639 AD में। 1639 ईस्वी में इसे मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। सिचुएटेड नियर द यमुना रिवर। और कौन सी नदी के किनारे है ये? रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट जो है ना, वो यमुना नदी के पास ही सिचुएटेड है। द फोर्ट हैज़ मैनी बिल्डिंग्स। इस फोर्ट में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने खास हैं और रंग महल है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, जब स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रैम्पेट ऑफ दिस बिल्डिंग। जब 15 अगस्त होता है, स्वतंत्रता दिवस जिस दिन होता है, उस दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस लाल किले से क्या फहराते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है। तो ये है रेड फोर्ट। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। किसने बनवाया था? मुगल शासक शाहजहाँ ने 1639 में। अब देखो, राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है वो देखते हैं। राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, राष्ट्रपति का भवन। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंस है। इट कंप्राइजेज ऑफ 340 रूम्स। इसमें कितने रूम्स हैं? 340 रूम्स हैं, 340 कमरे हैं। विच इंक्लूड
54 बेडरूम्स, और इसके अंदर 54 बेडरूम्स है राष्ट्रपति भवन में। द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडविन लुटियंस। इसका जो डिज़ाइन था वो किसने प्रिपेयर किया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। अब देखो विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अब देखो विक्टोरिया मेमोरियल मेड ऑफ वाइट मार्बल, किसका बना हुआ है? ये सफ़ेद मार्बल यानी पत्थरों का बना हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता। कहाँ पर है ये? कोलकाता में है, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है, और ये वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। इट इज़ अ मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। ये भारतीय और यूरोपीय आर्किटेक्चर का एक अनोखा एग्जाम्पल है। मार्वलस का मतलब क्या होता है? अनोखा। इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। वेरियस पिक्चर्स related to the life of Queen Victoria have been displayed in its central hall। इसमें जो एक सेंट्रल हॉल बना हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल के बीचों बीच, जो सेंट्रल हॉल है उसमें क्या डिस्प्ले किया गया है? बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो क्वीन विक्टोरिया की लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इसके सेंट्रल हॉल में उन पिक्चर्स को डिस्प्ले किया गया है। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो अ मार्बल स्टैचू ऑफ द क्वीन। इसके अलावा इसमें एक क्वीन विक्टोरिया का एक मार्बल स्टैचू है, यानी पत्थरों से बना हुआ एक स्टैचू है, मूर्ति भी है उनकी वहाँ पर। अब देखो हवा महल के बारे में पढ़ते हैं। हवा महल इज सिचुएटेड इन जयपुर। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। इट वॉज डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट कूल ब्रिजेस वुड गो इनसाइड द बिल्डिंग। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है कि जो कूल ब्रिजेस हों, ठंडी बहती हुई जो हवाएं हों, वुड गो इनसाइड द बिल्डिंग्स, वो सीधी कहाँ चली जाए? इस महल के अंदर चली जाए। हैंस द बिल्डिंग गोट इट्स नेम हवा महल। इसीलिए इस बिल्डिंग को क्या नाम दिया जाता है? हवा महल, क्योंकि जो भी ठंडी हवाएं होती है सीधी इसी के अंदर एंटर करती हैं। इट इज़ नॉट अ पैलेस, ये कोई पैलेस नहीं है। इट हैज़ नो रूम, इसमें कोई भी कमरे नहीं है रहने के लिए। देयर आर पासेज, इसमें रास्ते बने हुए हैं, बैल्कनी बनी हुई हैं। द रॉयल लेडीज़ यूज्ड इट टू वॉच रॉयल प्रोसेशंस फ्रॉम द विंडो। जो राजशाही लेडीज़ होती थी, राजाओं महाराजाओं के घराने में जो शाही लेडीज़ होती थी ना, वो क्या देखा करती थी? यहाँ से रॉयल प्रोसेशंस देखा करती थी, इनकी खिड़कियों से वो शाही जुलूस को देखा करती थी। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में एक ओल्ड सिटी के सेंटर में सिचुएटेड है। चार मीनार इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, जो कि क्या है? हैदराबाद के फाउंडर हैं। किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी। द चार मीनार हैज़ 4 ब्यूटिफुली कार्व्ड मीनारेट्स विद डबल बैल्कनीज। चार मीनार में 4 ब्यूटिफुली कार्व्ड, यानी ब्यूटिफुली जिन मीनार्स पर वो नक्काशी की जाती है ना, उनको कार्ड बोलते हैं। तो देखो इसमें 4 ब्यूटीफुली कार्ड मीनारेट्स हैं विद डबल बैल्कनी। ये जो आपको मीनारेट्स दिखाई दे रही हैं ना, तो ये कितनी है? ये 4 मीनार, नाम से हमें पता चल रहा है इसके अंदर 4 मीनार होंगी। तो इसके अंदर 4 बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई मीनारें हैं विद डबल बैल्कनी के साथ। ईच मीनारेट इज़ क्राउंड बाय अ डोम। हर मीनारेट के ऊपर क्या है? एक गोल गुंबज टाइप का बना हुआ है, यानी कि ईच मीनारेट इज़ क्राउंड बाय अ डोम। अब देखो
प्रिजर्विंग द मोन्यूमेंट्स, कि मोन्यूमेंट्स जो भी मोन्यूमेंट्स हैं हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स आर द विटनेस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक जो भी बिल्डिंग्स हैं और मोन्यूमेंट्स हैं, वो विटनेस है, वो गवाह है हमारे ग्लोरियस पास्ट का, हमारे गौरवमयी शानदार अतीत का। वो क्या है? विटनेस है। विटनेस मतलब गवाह है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट। दे टेल अस अबाउट द पीपल who got them built, skill of craftsmen and artisans, brave Indian rulers, about living style of people, etc. ये हमें उन लोगों के बारे में बताती है। They tell us about the people who got them built, जिन लोगों ने इनको बनवाया। Who got them built, जिन लोगों ने इन्हें बनवाया। Skill of craftsmen and artisans, जिन लोगों ने इन्हें बनाया। और जिन लोगों यानी जो क्राफ्टमैन थे, शिल्पकार, कारीगर वगैरह जो थे, उनकी स्किल के बारे में पता चलता है हमें इन बिल्डिंग्स को देखने से। ब्रेव इंडियन रूलर्स, जो बहादुर भारतीय शासक रहे हैं पास्ट में, उनके बारे में इन बिल्डिंग से हमें पता चलता है। अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एक्सेट्रा, और उस टाइम लोगों का कैसा लाइफ स्टाइल था, जीने का कैसा तौर तरीका था, तो इन्हीं बिल्डिंग से हमें थोड़ा पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स हैव बीन नेग्लेक्टेड, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स हैव बीन नेग्लेक्टेड। बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, यानी उनकी वैल्यू को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दैट हाउ मच आर दे इम्पोर्टेंट फॉर अस। दे हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी, जिसके कारण इन बिल्डिंग्स की ब्यूटी जो है, वो जो सुंदरता है वो ख़त्म होती जा रही है। एंड आइडेंटिटी, और इनकी जो पहचान है, सुंदरता है, वो कैसी होती जा रही है? वो ख़त्म होती जा रही है। इनकी सुंदरता और पहचान इनसे दूर होती जा रही है ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटी। कुछ तो प्राकृतिक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, कुछ इंसान यानी कि मैन मेड नेग्लिजेंस की वजह से भी, मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी इन बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। द वेरियस फैक्टर विच हैव रिजल्टेड इन अबव आर, वो फैक्टर्स जिसके कारण ये सब हो रहा है, इनकी ब्यूटी ख़त्म हो रही है, इनकी आइडेंटिटी इनसे दूर होती जा रही है, तो वो क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो हम देखते हैं। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, एक तो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, इसके कारण इनकी ब्यूटी ख़त्म होती जा रही है। अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन में क्या होगा, नई नई फैक्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, देश का विकास किया जाएगा, तो इनकी वजह से भी क्या होगा, अल्टीमेटली पोल्यूशन बढ़ेगा, फिर पोल्यूशन का इफेक्ट इन बिल्डिंग्स पर पड़ेगा। लैक ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं की जा रही है, उसके कारण इन बिल्डिंग्स को हार्म हो रहा है। नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से। इफ़ वी वॉन्ट दैम टू अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग्स हमारे फ्यूचर जनरेशन तक के लिए भी अवेलेबल रहे, वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम एंड प्रिजर्व दैम, तो हमें इन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, यानी कि इन्हें संरक्षण देने की ज़रूरत है ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रह सकें। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व दीज हेरिटेज बिल्डिंग एंड इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स। जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये ना एक डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है, पूरा यही है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए एंड इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बिल्डिंग्स को वो हार्म ना करे। तो देखो, सरकार ने अपनी तरफ से एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है।
तो ये मेनली इसी काम के लिए डिवोटेड है। इसका काम है इन हेरिटेज बिल्डिंग्स और इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना। इट मेंटेन्स एंड रिपेयर द बिल्डिंग, ये इन बिल्डिंग्स को मेंटेन करती है और रिपेयर करती हैं, ठीक है। विजिटर्स हैव टू पे एन एंट्री फ़ी फॉर विजिटिंग दिस मोन्यूमेंट्स, जो विजिटर्स होते हैं, जो इन्हें देखने आते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको इन मोन्यूमेंट्स में अगर विज़िट करना है तो उन्हें एक एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार अपने पास रख लेती है, वो इन्हीं की मेंटेनेंस पर, इनकी ही रिपेयरिंग पर वो पैसे खर्च किए जाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प टू रेज द फंड्स फॉर दियर मेंटेनेंस, इस पैसे से क्या होता है, एक फ़ंड रेज होता है, किस लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी रिपेयरिंग के लिए जो पैसा खर्च होना है उसके लिए फ़ंड रेज किया जाता है, जो आपसे एंट्री फ़ी ली जाती है ना, उस पैसे से। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज was set up to create an awareness and to help in preserving our heritage। एक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को स्थापित किया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके, और इन हेरिटेज के को प्रिजर्व करने में भी सहायता मिल सके। इसलिए किसको सेटअप किया गया, द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, या फिर इसे शॉर्ट में हम इंटेक भी बोलते हैं। इट वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद स्कूल्स टू एक्वेंट एंड फैमिलराइज स्टूडेंट्स विद हिस्ट्री एंड कल्चर एसोसिएटेड विद ओल्ड मोन्यूमेंट्स। ये जो ट्रस्ट है वो स्कूल के स्टूडेंट्स को इन ओल्ड मोन्यूमेंट्स के साथ जो हिस्ट्री है, इनसे जो कल्चर एसोसिएटेड है, उनके बारे में क्या करता है, स्टूडेंट्स को फैमिलराइज करता है, एक्वेंट करता है, मतलब उनके बारे में स्टूडेंट्स को परिचित किया जाता है इस ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। वाइल विजिटिंग दीज मोन्यूमेंट्स वी मस्ट, इन मोन्यूमेंट्स को विज़िट करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो, ऑब्जर्व जनरल रूल ऑफ क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस, आपको पब्लिक प्लेसेस में जो भी जनरल रूल होते हैं क्लीनलीनेस के, उनके बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी थूक वगैरह नहीं फेंकनी है, कागज़ वगैरह नहीं फेंकनी है, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखना है कि आपने अपनी तरफ से कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है। कोऑपरेट विद द केयर टेकर्स ऑफ द बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग के केयर टेकर्स होते हैं, देखभाल जो भी करते हैं ट्रस्ट वगैरह के लोग, उनके साथ आपने पूरा कोऑपरेट करना होता है। स्टॉप पीपल फ्रॉम डिफेसिंग द वॉल्स, आपने लोगों को रोकना है, वहाँ पे अगर कोई पर्सन वॉल्स वगैरह को ख़राब कर रहा है, उस पर कुछ लिख रहा है, यानी उसको अगर ख़राब कर रहा है किसी भी दीवार को हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट की, तो आपने उन लोगों को रोकना है। एंड फ्रॉम डूइंग अदर टू हार्म टू बिल्डिंग, नॉट ओनली डिफेसिंग द वॉल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल को ही नहीं ख़राब करना चाहिए, किसी भी प्रकार का इन बिल्डिंग्स को हार्म करते हुए अगर हम किसी पर्सन को देख लेते हैं तो उन्हें भी रोकना चाहिए और हमें खुद को भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए।